नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बिहार दरोगा और बीपीएससी टीचर्स फेज 2 से संबंधित प्रैक्टिस सेट जनरल स्टडीज, जिसमें कुल 80 प्रश्न है, का वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। ए, वे लोग जिन्होंने निर्वाण यानी प्रबोध प्राप्त किया। बी, बुद्ध की प्रतिमाएं। सी, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री। डी, बौद्ध विद्वान। तो इसका सही उत्तर है ए, वे लोग जिन्होंने निर्वाण यानी प्रबोध प्राप्त किया, वे बौद्ध धर्म में बोधिसत्व कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण का यानी प्रबोध का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना, यानी पुनर्जन्म नहीं लेना। प्रश्न संख्या 2 है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी है? ए, प्राकृत। बी, हिंदी। सी, उर्दू। डी, संस्कृत। तो इसका सही उत्तर है डी, संस्कृत भाषा में हर्षचरितम नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखा है, जो हर्षवर्धन का इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न संख्या 3 है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? ए, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। बी, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। सी, गुर्जर प्रतिहार, पाल और चोल। डी, राष्ट्रकूट, चोल और पाल। तो इसका सही उत्तर है बी, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 राज्यों ने संघर्ष प्रारंभ किया, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिदलीय संघर्ष, त्रिराष्ट्रीय संघर्ष या त्रिराज्यीय संघर्ष भी कहते हैं। और इस संघर्ष में 3 राज्य थे, पूरब से बंगाल के पाल, पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण से राष्ट्रकूट राजवंश। इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज ने किया और कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार भी प्रतिहार राजाओं का ही हो गया। प्रश्न संख्या 4 है, प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के शहर लोथल का संबंध किस राज्य से है? ए, उत्तर प्रदेश। बी, गुजरात। सी, पंजाब। डी, राजस्थान। इसका सही उत्तर है बी, गुजरात। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में है और लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था, बंदरगाह स्थल था। प्रश्न संख्या 5 है, पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह है? एक, जन। बी, राष्ट्र। सी, राजन। डी, दस्यु। इसका सही उत्तर है ए, जन। ऋग्वैदिक आर्य अनेक कबीलों में बटे हुए थे, जिनको जन कहा जाता था। इनमें पुरु थे, यदु थे, तुर्वस थे, भरत थे। ये सब ऋग्वैदिक कबीला थे, जिनको जन कहा गया है। और ऋग्वेद में जन का अर्थ राष्ट्र यानी देश होता है। प्रश्न संख्या 6 है, 4 मीनार का निर्माण किसने किया था? ए, हुमायूं। बी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। सी, अशोक। डी, नरसिम्हा। इसका सही उत्तर है बी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार का हैदराबाद में निर्माण करवाया। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरिकिशन के उत्तराधिकारी थे? ए, गुरु अंगद देव। बी, गुरु तेग बहादुर। सी, गुरु हरगोविंद। डी, गुरु अमरदास। तो इसका सही उत्तर है बी, इसका सही उत्तर है डी, कौन सिख गुरु हरिकिशन के उत्तराधिकारी थे? तो हरिकिशन के बाद बैठे थे गुरु अमरदास। इसका सही उत्तर है 7 का डी, गुरु अमरदास। पहले सिख परंपरा में 10 गुरु की परंपराएं हैं, जिसमें पहले सिख गुरु जो सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक हुए, और अंतिम गुरु 10वां थे गुरु गोविंद सिंह देव। प्रश्न संख्या 8 है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? ए, फिरोज शाह तुगलक। बी, गयासुद्दीन तुगलक। सी, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। डी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर है बी, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने की।
प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए बक्सर का युद्ध, बी पलासी का युद्ध, सी हल्दी घाटी का युद्ध। उधर वर्ष है 1576, 1764, 1757। तो बक्सर का युद्ध 1764 ए का 2, पलासी का युद्ध 1757 बी का 3 और हल्दी घाटी का 1 1576। तो इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी अकबर, डी जहांगीर। तो इसका सही उत्तर है सी अकबर। मुगल वंश में अकबर अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, लेकिन अकबर मुगल वंश के सबसे महानतम शासक हुए। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? ए स्वदेशी आंदोलन, बी होम रूल आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही उत्तर है डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 को दांडी यात्रा का शुरुआत माना जाता है। दांडी यात्रा से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 सत्याग्रहियों के साथ दांडी के लिए जो समुद्र तट था पैदल यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी दांडी में नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा। प्रश्न संख्या 12 है, वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? ये महात्मा गांधी, बी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, सी CR दास, डी लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है डी डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों पंजाब के जो है नामी नेता थे, बड़े नेताओं में से इनकी गिनती थी और इन दोनों नेताओं को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए लोग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। प्रश्न संख्या 13 है, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ए कुंवर सिंह, बी नाना साहेब, सी तात्या टोपे, डी मंगल पांडे। जिसका सही उत्तर है सी तात्या टोपे। का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में पहले कानपुर से नाना साहब के साथ विद्रोह में भाग लिया था और फिर झांसी से रानी लक्ष्मीबाई के साथ विद्रोह में भाग लिया था। प्रश्न संख्या 14 है, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? ए डलहौजी, बी विलियम बेंटिक, सी क्लाइव, डी कैनिंग। तो इसका सही उत्तर है बी विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुए। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल पद की शुरुआत हुई और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हुए। प्रश्न संख्या 15 है, पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी लॉर्ड इरविन, सी सुभाष चंद्र बोस, डी BR अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर है डी BR अम्बेडकर के बीच। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और हरिजन नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ पूना के यरबदा जेल में, जिसको पूना समझौता या पूना पैक्ट कहते हैं। इस समझौता के द्वारा कम्युनल अवार्ड को BR अम्बेडकर ने वापस ले लिया और बदले में हरिजन को आरक्षण प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 16 है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर है सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया कानून बना करके। बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1829 के धारा 17 के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। प्रश्न संख्या 17 है, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने डैश जा पहुंचे? ए मद्रास, बी बम्बई, सी सूरत, डी अहमदाबाद। इसका सही उत्तर है डी अहमदाबाद। फरवरी 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के सूती वस्त्र मिल के मजदूरों ने प्लेग बोनस की मांग को लेकर के हड़ताल कर दिया और अपने समर्थन में महात्मा गांधी को अहमदाबाद बुलाया और महात्मा गांधी मजदूरों की मांग के समर्थन में आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल पर बैठे, जो उनके भारत में पहला भूख हड़ताल था। और अंत में मिल मालिक को गांधी जी की मांग माननी पड़ी
नतीजा भारत में गांधी जी का ये दूसरा सत्याग्रह था जो सफल रहा, और भारत में अहमदाबाद मिल में ये गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था जो सफल रहा। प्रश्न संख्या 18 है, वर्ष 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए देश का दौरा किया। ए दांडी, बी साबरमती, सी चंपारण, डी चौरी चौरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लेकिन इसका वर्ष 1916 के स्थान पर 1917 करना पड़ेगा। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। प्रश्न संख्या 19 है, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? ए राजा राम मोहन राय, बी एम.जी. रनाडे, सी देवेंद्रनाथ टैगोर, डी आत्माराम पांडुरंग। इसका सही उत्तर है ए, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और बाद में 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 20 है, किस वायसराय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, सी लॉर्ड रीडिंग, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही उत्तर है बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई। प्रश्न संख्या 21 है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए नंदा देवी, बी K2 यानी गाडविन आस्टीन, सी नंगा पर्वत, डी माउंट एवरेस्ट। तो इसका सही उत्तर है बी, K2 यानी गाडविन आस्टीन। गाडविन आस्टीन यानी K2 काराकोरम 2, ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और ये K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद। K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। प्रश्न संख्या 22 है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है? ए सिलिका एवं लोहे से, बी निकेल एवं लोहे से, सी निलका एवं निकेल एवं एल्युमिनियम से, डी सिलिका एवं एल्युमिनियम से। तो इसका सही उत्तर है निकेल एवं लोहा से, बी। पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक परत है उसको क्रोड या कोर कहते हैं, जो निकेल एवं लोहा से बना हुआ है। NiFe कहलाता है, Ni से निकेल, Fe से फेरस यानी फेरम लोहा। प्रश्न संख्या 23 है, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से डैश की क्रिया होती है? ए अपर्दन, बी अपक्षय, सी संघर्षण, डी अपघर्षण। तो इसका सही उत्तर है बी, अपक्षय। अपक्षय की जो क्रियाएं हैं वेदरिंग कहलाता है इंग्लिश में। ये वेदरिंग के कारण ही चट्टानें सड़ती गलती और टूटती फूटती है। और अपक्षय 3 तरह का होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। प्रश्न संख्या 24 है, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है? ए किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, बी एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, सी भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, डी पृथ्वी के पृष्ठ के इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो इसका सही उत्तर है डी, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। इसको निकालने का फार्मूला है कि किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व निकालना है तो उसका कुल क्षेत्रफल में उस वहाँ निवास करने वाले जनसंख्या से भाग दिया जाता है, और जो भागफल होता है वही प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व निकलता है। प्रश्न संख्या 25 है, लालिना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? ये महासागर का खारापन कम कर देती है, बी जल का तापमान कम कर देती है, सी जल के तापमान को स्थिर कर देती है, डी महासागर का खारापन बढ़ा देती है। इसका सही उत्तर है जल का तापमान कम कर देती है। लालिना प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, और इस ठंडी जलधारा के कारण जल का तापमान काफ़ी कम हो जाता है। साथ में तट के समीपवर्ती क्षेत्र और कुछ मायनों में कभी कभी तट से काफ़ी दूर तक के तापमान को काफ़ी कम कर देता है, जिससे ठंड काफ़ी बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, लाल मिट्टी का लाल रंग डैश के कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड, डी फास्फोरस ऑक्साइड, सी सिलिकॉन ऑक्साइड, डी पोटासियम ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है फेरिक ऑक्साइड यानी लोहा की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? मध्य हिमालय, बी शिवालिक, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट। तो इसका सही उत्तर है सी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला सह्याद्री पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, भारत की निम्न शैलों में कौन सी असम में अवस्थित है? निम्न झीलों में से कौन सी असम में अवस्थित है? ए हमीरसर झील, बी कोलेरू झील, सी सला झील, डी चपनाला झील। तो इसका सही उत्तर है डी, चपनाला झील असम राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 29 है,
भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? ए लोहा एवं इस्पात उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी कुटीर उद्योग, डी इंजीनियरिंग उद्योग। तो इसका सही उत्तर है ए लोहा एवं इस्पात उद्योग भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक यानी मॉडर्न इंडस्ट्रीज है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बी लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, सी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, डी पालघाट दर्रा केरल। तो इसका सही उत्तर है ए नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। सुमेलित नहीं है। नाथुला दर्रा तो अरुणाचल प्रदेश में है ही, सॉरी सिक्किम में है। ये नाथुला दर्रा सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश दिया है इसलिए गलत हो गया। बाकी तीनों सही है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, पालघाट दर्रा केरल। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? ए सादिक अली समिति, बी LM सिंघवी समिति, सी PK थुंगन समिति, डी दिनेश गोस्वामी समिति। इसका सही उत्तर है डी दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 32 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि है कार्यकाल? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो, सी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो, सी 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। तो इसका सही उत्तर है बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो, वही भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल होता है। प्रश्न संख्या 33 है, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उल्लिखित है? ये भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में, बी भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में, तीन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में, डी भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में। इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है। संघ सरकार के अधीन जितना भी पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ सरकार के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, जस्टिस, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस, जस्टिस, राज्यपाल, राज्य का जितना भी पद है उस सभी के शपथ का वर्णन संविधान की तीसरी अनुसूची में दी गई है। प्रश्न संख्या 34 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृत किया। ये 26 जनवरी 1947, बी 22 जनवरी 1947, से 9 दिसंबर 1946, डी 15 अगस्त 1947। तो इसका सही उत्तर है बी 22 जनवरी 1947 ईस्वी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने पारित कर दिया यानी स्वीकृत कर लिया। प्रश्न संख्या 35 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में है संवर्ती सूची ए, बी में संसदीय शासन प्रणाली, सी में राष्ट्रपति पर महाभियोग और डी है संघात्मक स्वरूप। सूची 2 में है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो इसको मिलाना है तो 35 का आंसर हो जाएगा डी 3 4 1 2। 3 4 1 2 संवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से लिया गया। प्रश्न संख्या 36 है, भारतीय संविधान के 73वें और 74वें अधिनियमों ने निम्नलिखित को सम्मिलित किया? ए भाग 9 और 9A, बी भाग 3 और भाग 10, डी भाग 9 और भाग 9A, डी भाग 9 और भाग 10। तो इसका सही उत्तर है सी भाग 9 और भाग 9A। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है और भाग 9A में नगर पालिका का उल्लेख है। 73 संशोधन से भाग 9 जोड़ा गया और 74 संशोधन से भाग 9A जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 37 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? ए 33, बी 35, सी 12, डी 34। तो इसका सही उत्तर है सी संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य का परिभाषा दिया गया है। प्रश्न संख्या 38 है, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? ए 23 अगस्त 1946, बी 24 अगस्त 1946, सी 25 अगस्त 1946, डी 26 अगस्त 1946। इसका सही उत्तर है बी 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी और भारत की पहली अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित हुई।
प्रश्न संख्या 39 है, किस बाजार में अल्पकालिक ऋण पाया जाता है? ए शेयर बाजार में, बी पूंजी बाजार में, सी मुद्रा बाजार में, डी अपूर्ण बाजार में। इसका सही उत्तर है मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट में अल्पकालिक ऋण प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 40 है, भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस योजना काल में प्रारंभ हुआ था? ए तीसरी योजना में, बी पांचवी योजना में, सी सातवीं योजना में, डी नौवीं योजना में। इसका सही उत्तर है बी पांचवी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी मिनिमम नीड प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 41 है, भारत में सेवा कर सर्वप्रथम लागू किया गया? ए वर्ष 91-92, बी वर्ष 94-95, सी वर्ष 96-97, डी वर्ष 2000-2001। तो इसका सही उत्तर है बी 1994-1995 में देश में पहली बार सर्विस टैक्स यानी सेवा कर को प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 42 है, किस समिति का गठन बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार के उद्देश्य से किया गया था? ए गोपोरिया समिति, बी ए घोष समिति, सी नरसिंघम समिति, डी बिमल जलान समिति। इसका सही उत्तर है ए गोपोरिया समिति बैंक में ग्राहक सेवा में सुधार के उद्देश्य से गठित किया गया था, और नरसिंघम समिति बैंकिंग क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन, आमूल सुधार करने के लिए गठित किया गया था। प्रश्न संख्या 43 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था है? ए योजना आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका सही उत्तर है डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये देश में राष्ट्रीय आय की गणना और प्रति व्यक्ति आय की गणना करता है। प्रश्न संख्या 44 है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? ए वर्ष 1960 में, बी वर्ष 1962 में, सी वर्ष 1972 में, डी वर्ष 1975 में। इसका सही उत्तर है सी 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में वन्य जीव सुरक्षा कानून पारित किया गया। प्रश्न संख्या 45 है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? ए दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, बी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, सी दक्षिणी क्षेत्र, डी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। इसका सही उत्तर है बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने की अभी भी परंपरा है, और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विशेष करके मिजोरम में स्थानांतरित कृषि को झूम की कृषि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 46 है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ए जलवाष्प, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है डी ये सभी गैस, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैस में यानी हरितगृह गैस में शामिल है। प्रश्न संख्या 47 है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ये ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं, बी ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती है, सी ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, डी ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली यानी कम होती है। तो इसका सही उत्तर है सी ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में है, इसलिए इनका मानसून से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न संख्या 48 है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य सुरक्षा श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी जीवाणु, डी मांसाहारी या शाकाहारी। तो इसका सही उत्तर है बी मांसाहारी। प्रश्न संख्या 49 है, इनमें कौन सी योजना सही सुमेलित नहीं है? ए मुद्रा बैंक योजना 2016, बी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, सी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2017, डी सांसद आदर्श ग्राम योजना 2017। तो इसका सही उत्तर है डी सांसद आदर्श ग्राम योजना 2017। ये गलत है, बाकी तीनों मुद्रा बैंक योजना 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2017, ये तीनों विकल्प सही। प्रश्न संख्या 50 है, भारत में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा? ए 1975, बी 1976, सी 1977, डी 1978। तो इसका सही उत्तर है 1975 ईस्वी में भारत ने अपना पहला मानव निर्मित उपग्रह यानी कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में स्थापित किया। प्रश्न संख्या 51 है, सेबी से क्या तात्पर्य है? ए भारतीय विनिमय स्टेट बैंक, बी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बैंक, डी राज्य आय भारतीय बोर्ड। तो इसका सही उत्तर है बी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया। प्रश्न संख्या 52 है, रेड क्लिफ भारत को विभाजित करती है? ए चीन से, बी नेपाल से, सी भूटान से, डी पाकिस्तान से। तो इसका सही उत्तर है डी पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, और इस सीमा रेखा का निर्धारण सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। प्रश्न संख्या 53 है, भारत प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगनी के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी कलहन, सी भास्कराचार्य, डी चरवाक। तो इसका सही उत्तर है बी कलहन ने
राजतरंगिणी नाम का पुस्तक लिखा है और राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास को जानने का सबसे मूल्यवान पुस्तक है। प्रश्न संख्या 54 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ए जम्मू और कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी, सिक्किम में नाथुला दर्रा है। प्रश्न संख्या 55 है, चार मीनार कहाँ स्थित है? ए जयपुर में, बी आगरा में, सी अजमेर में, डी हैदराबाद में। तो इसका सही उत्तर है डी, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। प्रश्न संख्या 56 है, समुराई योद्धा वर्ग किस देश में निवास करता है? चीन में, बी मलेशिया में, सी जापान में, डी कोरिया में। तो इसका सही उत्तर है सी, जापान में योद्धा वर्ग को समुराई कहा जाता है। प्रश्न संख्या 57 है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है ए, इसका सही उत्तर है अब बी, झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। प्रश्न संख्या 58 है, विश्व में किस देश में डाकघरों की संख्या सबसे अधिक है? ए यूएसए, बी चीन, सी रूस, डी भारत। तो सही उत्तर है इसका डी, भारत में सर्वाधिक पोस्ट ऑफिस की संख्या है। प्रश्न संख्या 59 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज पर संघ का प्रतीक किस रंग का बना है? ए सफेद, बी नीला, सी लाल, डी हरा। तो इसका सही उत्तर है ए, सफेद रंग का बना हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह। प्रश्न संख्या 60 है, निम्नलिखित में से बेमेल चुनिए। ए मॉलीवुड, बी बॉलीवुड, सी हॉलीवुड, डी टॉलीवुड। तो इसका सही उत्तर है सी, हॉलीवुड। मॉलीवुड, बॉलीवुड और टॉलीवुड ये तीनों भारत में है, हॉलीवुड जो है वो अमेरिका में। ये सब फिल्म निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 61 है, डैश और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं? ए पृष्ठ, बी अभिलंब, सी स्पर्श रेखा, डी परावर्तित किरण। तो इसका सही उत्तर है बी, अभिलंब रेखा और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 62 है, तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को डैश कहते हैं? ए कर्षण, बी उत्प्लावकता, सी उत्क्षेप, डी संवहन। तो इसका सही उत्तर है ए, तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। प्रश्न संख्या 63 है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? ए अपवर्तन, बी विवर्तन, सी संचरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, अपवर्तन। अपवर्तन की घटना के कारण ही तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। अपवर्तन के घटना के कारण ही जल में डूबा हुआ कोई भी चीज़ कम गहराई में डूबा हुआ प्रतीत होता है, या जल में रखा गया छड़ या लकड़ी टेढ़ा दिखाई प्रतीत होता है। प्रश्न संख्या 64 है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ए डेसिबल, बी न्यूटन, सी हर्ट्ज, डी टेस्ला। तो इसका सही उत्तर है ए, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक जो है डेसिबल होता है। प्रश्न संख्या 65 है, कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया करने से आयरन सल्फेट और डैश बनता है? ए सिरका, बी भस्म, सी बेकिंग सोडा, डी कॉपर। तो इसका सही उत्तर है डी, कॉपर। कॉपर सल्फेट और लोहे के साथ प्रतिक्रिया करने से आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। प्रश्न संख्या 66 है, गहरे समुद्र में गोताखोर के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में निम्नलिखित में कौन सी गैस मिलाई जाती है? ए नाइट्रोजन, बी हीलियम, सी हाइड्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, हीलियम मिलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ सिलेंडर में। प्रश्न संख्या 67 है, पारा निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? ए सिनेबार का, बी गैलेना का, सी डायस्पोर का, डी कोरंडम का। तो इसका सही उत्तर है ए, सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। प्रश्न संख्या 68 है, आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की समान विशेषता क्या होती है? ए बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, सी प्रोटॉन की कुल संख्या, डी परमाणु भार। तो इसका सही उत्तर है ए, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। प्रश्न संख्या 69 है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? ए टेरिडोफाइट, बी ब्रायोफाइट, सी शैवाल, डी जिम्नोस्पर्म। तो इसका सही उत्तर है सी, शैवाल। प्रश्न संख्या 70 है, टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा सभी किस संघ के उदाहरण है? ए एनिलिडा, बी रज्जुकी, सी आर्थ्रोपोडा, डी प्लेटी हेलमिंथीज। तो इसका सही उत्तर है सी, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में है तितली, टिड्डी, बिच्छू और झींगा। प्रश्न संख्या 71 है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ए एडवर्ड जेनर, बी नील्स बोर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी हेनरी हर्ट्ज। तो इसका सही उत्तर है सी,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है और पेनिसिलिन दुनिया का पहला एंटीबायोटिक्स है। प्रश्न संख्या 72 है, रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकने वाले हिपेरिन का निर्माण होता है। ए लीवर में, बी गुर्दा में, सी संयोजी ऊतक में, डी प्लीहा में। इसका सही उत्तर है ए लीवर यानी कि यकृत में हेपेरिन का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 73 है, जब मेरी स्टेम अस्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे डैश मेरी स्टेम कहते हैं। ए अंतर्वेशी, बी प्राथमिक, सी पार्श्वी, डी शीर्षस्थ। तो इसका सही उत्तर है ए अंतर्वेशी। मेरी स्टेम अस्थायी ऊतक के बीच तब उसको हम लोग अंतर्वेशी मेरी स्टेम कहते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है। डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, बी ड्यू न्यूक्लिक अम्ल, सी ड्यूअल नाइट्रोजन अम्ल, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसका सही उत्तर है डी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए। आरएनए री ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है। ए हैजा, बी चेचक, सी क्षय रोग, डी कर्क रोग। इसका सही उत्तर है डी कर्क रोग यानी कैंसर। ये संक्रामक बीमारी नहीं है, बल्कि हैजा, चेचक, क्षय रोग ये संक्रामक बीमारी। प्रश्न संख्या 76 है, वर्ष 1940 में पटना महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी। ए सोसाइटी ऑफ जीसस, बी आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स, सी सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा 1940 ईस्वी पटना वोमेंस कॉलेज की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ए सर जेम्स डेविड सिम्पटन, बी सर ह्यूगो डॉ, सी सर मॉरिस गार्नियल हैलेट, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सर जेम्स डेविड सिम्पटन। ये बिहार के इसमें राज्यपाल नहीं होगा। मॉरिस सिम्पटन जो है बिहार के प्रथम उपराज्यपाल हुए, उपराज्यपाल। बिहार के पहले राज्यपाल ब्रिटिश भारत में जो है एसपी सिन्हा हुए हैं, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। और बिहार के प्रथम उपराज्यपाल ब्रिटिश भारत में सर जेम्स डेविड सिम्पटन हुए हैं। और स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम हुए। प्रश्न संख्या 78 है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। ए ल्यूक चर्च, बी स्टीफन चर्च, सी पादरी की हवेली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी पादरी की हवेली पटना में बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। प्रश्न संख्या 79 है, बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस स्थान पर बनाया गया है। ए दिलबरपुर दरभंगा, बी जमालपुर दरभंगा, सी कदीराबाद दरभंगा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कदीराबाद दरभंगा में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 80 है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है। ए लीलाजन और सोन नदी, बी सोन और मोहाना नदी, सी मोहाना और लीलाजन नदी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से फल्गु नदी बनता है। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।